नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का प्रैक्टिस सेट 35 हल करेंगे। इसके पहले हम 34 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। आपको चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो 4 विकल्प है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सोना जो है एक नोबेल धातु है, उसे घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है। अम्लराज ये 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से यह बनता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 30% ऊष्मा की हानि होती है। जब वैद्युत ऊर्जा एक गति में परिवर्तित होती है तब 30% ऊष्मा की हानि होती है। चौथा क्वेश्चन है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो आंसर आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। बी विकल्प से हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। एयर कूलर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है, जिससे किसी कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश ये आपका 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है। यह प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण ये 7 रंग के प्रकाश अलग अलग होकर वर्णपट बनाते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के पीछे मुख्य विचार है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाए कि आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। वैश्वीकरण से आशय देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। इसमें पूंजी, तकनीक, सूचनाओं का आदान प्रदान तथा सेवाओं का विनिमय आदि शामिल होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे कारखानों से। वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 या नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे NO2 कहते हैं, फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2, इन सभी के द्वारा जो है प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण घटने वाली वातावरणीय घटना को हम एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा कहते हैं। तो यह सर्वाधिक कारखानों से जो है होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा 22 दिसंबर को। यहाँ जो है ये नहीं पूछा गया उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपको पता होगा भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वह 22 दिसंबर को होता है, और सबसे बड़ा दिन जो होता है वह 21 जून को होता है। तो यदि सबसे बड़ा दिन पूछा जाता तो 21 जून हो जाता, सबसे छोटा दिन पूछा गया यहाँ पे 22 दिसंबर हो जाएगा। इसका अपोजिट जो है दक्षिणी गोलार्ध में सेम होगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होगा, सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को होगा। 9वां प्रश्न है आपका, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा चंद्रमा से। पूर्णिमा के दिन महासागर में बृहद ज्वार भाटा आता है, जबकि सप्तमी और अष्टमी को जो है लघु ज्वार भाटा आता है। चूँकि चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी से महासागर में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। और चंद्रमा
की जो है ज्वार उत्पादक शक्ति है वह सूर्य की तुलना में करीब 2.17 गुना अधिक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही। 10वां क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किस वर्ष? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और यदि पूछा जाए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा सन 1865 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पूछा गया है ब्रह्म समाज की स्थापना तो 1828 में किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राममोहन राय के द्वारा। 11वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा जापान। 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के बाद जो है रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस और चीन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। बाकी जो शेष 10 वह अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्यों का चुनाव वह प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। तो यहाँ पूछा गया अस्थायी सदस्य कौन सा देश नहीं है, जापान इसमें अस्थायी सदस्य नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 12वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरस हैं, एंटोनियो गुटेरस। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में उदारीकरण की शुरुआत सन 1992 ईस्वी से हुई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री पद पर रहते हुए भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसका परिणाम यह है कि आज भारत विश्व की जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपका, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गुलाम वंश का संस्थापक था। इसका शासनकाल जो रहा 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह जो है गुलाम वंश का प्रथम शासक था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, याद रखिएगा। और बलबन ने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी और इसने नौरोज प्रथा की भी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से ही मौर्यकालीन प्रशासन की नगर व्यवस्था तथा सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। अगला जो क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा आपका कि 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। और गोधरा कांड जो है आपको पता होगा ये 27 फरवरी 2002 को हुआ था, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस में जो है आग लगा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं। तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा, केंद्रीय सरकार के। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। वह संघ की कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो है प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को वह अवगत कराता है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वह केंद्रीय सरकार का मुख्य है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 18वां प्रश्न देखते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष गरम दल के नेता लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने जो 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 1942 में शुरू किया गया और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और
पूछा जाता है प्रश्न स्वतंत्रता यानी कि भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो हुआ था क्लीमेंट एटली। दोनों याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला जो प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाए ग्रीवरज या राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवरज थी। बाद में उदयन ने अपनी राजधानी को ग्रीवरज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। 21वां क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा मौर्य ने। 344 ईसा पूर्व में अंतिम नंद राजा जो था वह था घनानंद। घनानंद का वध करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और अगला जो क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो वह था तक्षशिला। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था और इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथों तथा चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से प्राप्त होती है। अगला जो प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई थी? तो डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज का उद्घाटन सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में इस व्यवस्था को अपनाया गया। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र में आपका व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनका अंशदान या जो कह सकते हैं योगदान जो है वह बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना 1956 से लेकर के 1961 तक थी और इस योजना का लक्ष्य था उद्योगों को प्राथमिकता, राष्ट्रीय आय में 4.5% की वार्षिक वृद्धि और रोजगार सृजन। तो प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। किस दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पीसी महालनोबिस। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन शिक्षा पहले ये राज्य सूची का विषय था, बाद में से समवर्ती सूची में जो है ऐड कर दिया गया। तो समवर्ती सूची के अन्य जो प्रमुख विषय हैं जिनमें आपका राष्ट्रीय जलमार्ग है, परिवार नियोजन है, जनसंख्या नियंत्रण है, समाचार पत्र, कारखाना, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। बी विकल्प से हो जाएगा। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का करीब 56.5% केवल कर्नाटक राज्य में ही उत्पादन किया जाता है। 28वां प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था और उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तो आपको पता होगा अब ये राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। यहाँ पे आपका कोई भी विकल्प सही नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज ऑप्शन यहाँ सही होगा।
देखा जाए सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य जो है वर्तमान में झारखंड है। तो यहाँ पे जो है आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो वह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अमोनिया ये अल्प मात्रा में उपस्थित होता है और यह प्रायः मृत प्राय जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के सड़ने से यह गैस बनती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि यदि दिए गए कथन 1 तथा 2 सत्य हैं तो निष्कर्ष 1 तथा 2 में से कौन निर्गत होगा। कथन दिया गया है पहला, कुछ मंत्री अध्यापक हैं। दूसरा है सभी अध्यापक विद्वान हैं। तो निष्कर्ष आपको बताना है इसमें से जो है, पहला है कि कुछ मंत्री विद्वान हैं और दूसरा सभी विद्वान अध्यापक हैं। तो कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो कथन के अनुसार जो है आप एक फिगर बना सकते हैं। कह रहा कुछ मंत्री जो हैं वह अध्यापक हैं, तो ये मान लीजिए अध्यापक हो गया। कुछ मंत्री क्या हैं, अध्यापक हैं। फिर कह रहा है कि सभी अध्यापक जो हैं वह विद्वान हैं, तो सभी अध्यापक क्या हैं यहाँ विद्वान। ये फिगर आपका इस तरह बन जाएगा। तो निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं, पहला है कुछ मंत्री विद्वान हैं। तो निष्कर्ष पहला जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। कुछ मंत्री क्या हैं, विद्वान भी हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष है सभी विद्वान अध्यापक हैं। तो सभी विद्वान जो है अध्यापक यहाँ जो है कह रहा है, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि यदि कहता है कि सभी अध्यापक जो है विद्वान हैं तब तो आपका सही हो जाता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सभी विद्वान अध्यापक हैं, ये आपका सही नहीं होगा, गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष 1 जो है यहाँ पे सही निकलता है। तो आंसर जो सही होगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा कि केवल एक निष्कर्ष निर्गत होता है। 32वां क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तर्क है, पहला, हाँ ये वे स्थान हैं जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं। और दूसरा, नहीं, अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तो अधोलिखित कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका केवल 2 ऑप्शन जो है यदि देखा जाए सही से तो आपका सही होगा। और कथन में है कि विलासितापूर्ण होटल अवैध क्रियाकलापों के भी स्थल होते हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध रुक जाएगा। अमीर विदेशी पर्यटकों के रहने की असुविधा जरूर होगी जब ऐसे होटल बंद हो जाएंगे। तो केवल आपका दूसरा तर्क जो है प्रबल होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये दिया गया, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। कारण आर है, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाए कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं, क्योंकि वाल्टेयर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, वाल्टेयर जो है एक विद्वान थे, इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय होता है, यानी कि विलक्षण होता है। और सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है यह संप्रेषित करता है कि श्रोता उसकी बातों में रुचि ले रहा है। प्रश्न में दिए गए दोनों तथ्य अलग अलग आशय रखते हैं और आर ए की व्याख्या आपका नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं अब कि कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कमला हो गई, तो कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, यानी कि कमला के पिता जो हैं वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो यानी वो किसके बारे में कह रहा है, स्वयं के बारे में कह रहा है। तो महेश जो होगा वह क्या होगा, यहाँ कमला का पिता होगा, क्योंकि कह रहा है एकमात्र पुत्र है, यानी कि उसके पिता के कोई भी मतलब दूसरे जो है पुत्र नहीं हैं। तो महेश जो है स्वयं होगा कमला का पिता। तो पूछा है कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित था, तो पिता से। बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ।
35वां प्रश्न है सर्वथा भिन्न को चुनिए। तो यहाँ पे आपको विषम बताना है, कौन सा है, अंगूठी, चूड़ी, टायर और प्लेट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेट। अंगूठी, चूड़ी और टायर का आकार गोल और जो है बीच में क्या होता है, वो खाली होता है, जबकि प्लेट का आकार जो है इससे क्या होता है, भिन्न होता है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों जो है ये था आपका जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का जो है 35वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम 34 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।